इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि 26/11 से पहले मुंबई में कितने बम हमले हुए और वो कब हुए। बढ़ते हमलों के बाद मुंबई पुलिस ने कौन से नए कदम उठाए। 2008 26/11 के हमले से पहले मुंबई के अलावा बम हमले और कहाँ पे हुए। 26/11 के हमले के अलर्ट्स कब से आना शुरू हुए। इन अलर्ट्स के बाद भारत में क्या हुआ। मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी 2008 में दुनिया में सबसे अधिक बमबारी वाले शहरों में से एक थी। मार्च 1993 और जुलाई 2006 के बीच मुंबई में अलग अलग इंटेंसिटी के 12 बम हमले हुए। इनमें IEDs का इस्तेमाल किया गया था, कुछ टाइमर स्विचेस के साथ प्लास्टिक विस्फोटक से बने और बाकी प्रेशर कुकर्स जो लोकली अवेलेबल अमोनियम नाइट्रेट से मॉडिफाई किए गए थे। अब IEDs होते क्या है। IEDs का मतलब है अगर सरल भाषा में इसे कहा जाए तो इसे होममेड बॉम्ब्स कह सकते हैं। इसमें कई सारे प्रकार होते हैं, पर एक आम तौर पर आप ये समझ सकते हो कि इसमें अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो, इसीलिए इसमें लोहे के कीले, बॉल बेयरिंग्स और पत्थर के टुकड़े भी डाले जाते हैं। इन हमलों में 516 लोग मारे गए और 1952 लोग घायल हुए थे। 12 मार्च 1993 के 12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे। ये विस्फोट जनवरी 1993 के हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों के 2 महीनों से भी कम अंतराल में हुए थे। ये दंगे 22 दिनों तक चले थे और इसमें 900 लोग मारे गए थे। ये दंगे शुरू हुए थे बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने से। 1993 और 2003 के बीच अलग अलग इंटेंसिटी के और 9 धमाके हुए। 25 अगस्त 2003 गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार सेंट्रल मुंबई के ट्विन ब्लास्ट में 52 लोग मारे गए। 3 साल बाद यह दहशत फिर लौटी। जुलाई 2006 में मुंबई की लाइफलाइन कंप्यूटर ट्रेनों के अंदर 7 धमाकों में 200 लोग मारे गए। फिर भी ये हमले भारत के फाइनेंशियल हब मुंबई को चकनाचूर या इसके नागरिकों को डराने में सफल नहीं हुए। मुंबई में बारंबार हमलों के कारण दिल्ली बेस्ड NSG पर आधारित SWAT टीम्स यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीमों की स्थापना करने के सुझाव आए थे, पर ये हमेशा नकार दिए जाते थे। पर 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद कर्नल महेंद्र प्रताप चौधरी, रिटायर्ड कमांडो ट्रेनर, ने कमिश्नर महेश नारायण सिंह की मदद से SWAT टीमों की स्थापना की। इन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई थी। पर 1995 में कमिश्नर सिंह का कार्यकाल खत्म होते होते ये बल अनुपयोगी हो गया था और अंततः इसे थोड़े दिनों बाद बंद कर दिया गया था। 2003 में मुंबई पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स टीम्स यानी QRTs बनाई थी, जिसमें 8 पुलिस ऑफिसर्स और 48 पुलिसकर्मी शामिल थे। ये पुणे में SRPF द्वारा 18 महीनों का कोर्स था और उसके बाद दिल्ली के पास NSG द्वारा 3 महीनों का कोर्स था। इन सब के बाद भी मुंबई एक घातक आतंकवादी हमले के खिलाफ तैयार नहीं लग रहा था। 2008 में 26/11 के हमले से पहले मुंबई के अलावा और कई जगहों पे बम हमले हुए। 13 मई 2008 को जयपुर के बाजारों में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 63 लोग मारे गए। 25 जुलाई 2008 को बैंगलोर में 8 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए, जिसमें 2 लोग मारे गए। उसी के अगले दिन 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए। 13 सितंबर 2008 दिल्ली के व्यस्त बाजारों में हुए धमाकों में 21 लोग मारे गए। 30 अक्टूबर 2008 आसाम के धमाकों में 81 लोग मारे गए। ये सारे हमले ऐसे समय पर हुए जब भारत 8% से भी अधिक के ग्रोथ रेट के साथ आर्थिक शिखर पर सवार था। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स द्वारा
2007 में अनुमान लगाया गया था कि भारत एक दशक में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। एक मजबूत डोमेस्टिक मार्केट ने 2007 में शुरू हुए ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन यानी वैश्विक वित्तीय मंदी से तो भारत की रक्षा की थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि भारत के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल्स और बसों के अंदर रखे बमों से बचा नहीं जा सकता। बड़ा मकसद स्पष्ट था। इन हमलों ने भारत के ग्रोथ इंजन्स, उसके शहरों को टारगेट किया था। स्टेट पुलिस की खुफिया शाखाएं यानी इंटेलिजेंस विंग्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी थी, जो भारत भर पनप रहे आतंकी मॉड्यूल्स पर नज़र रखते थे और उनका पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। अधिकांश राज्यों में इसके लिए एक अलग कैडर की कमी थी और इसमें रेगुलर फोर्स के ही कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। ये इंटेलिजेंस विंग्स सेंट्रल एजेंसीज रॉ और आईबी के हैंडआउट्स पर निर्भर थे। 2006 की शुरुआत से रॉ और आईबी ने समुद्र के रास्ते शहर में हमले करने की एलईटी की तैयारी के बारे में मुंबई पुलिस को सतर्क करना शुरू कर दिया था। 2008 तक ये अलर्ट्स एक अशुभ संकट के रूप में विकसित हो गए थे। हमले के लिए मुंबई पुलिस की प्रतिक्रिया की जांच करने वाली राम प्रधान कमेटी ने कुल 26 अलर्ट्स का उल्लेख किया था, जिसमें बड़े आतंकवादी हमलों की चेतावनी दी गई थी। एजेंसियों ने टारगेट पर होने वाले होटल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की लिस्ट भी प्रस्तुत की थी। इन चेतावनियों के विशाल निर्माण से पुलिस बल के ऊपरी क्षेत्रों में एक अलार्म बजना चाहिए था और इस पर एक डिटेल्ड थ्रेट परसेप्शन स्टडी होना चाहिए था, पर इसके बजाय इन अलर्ट्स को जोन्स को सौंप दिया गया था। एक जोन में 4 पुलिस स्टेशंस का परिसर आता है। 26 जून 2008 को एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के एडिशनल कमिश्नर ने विश्वास नांगरे पाटिल, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, जो जोन 1 के इंचार्ज थे, को सूचित किया कि कुछ आतंकवादियों ने मई महीने में ही भारत में प्रवेश किया हो सकता है और वो आतंकवादी अभी मुंबई में हो सकते हैं। पुलिस को कोड नेम लियोपोल्ड के बारे में पता चला। लियोपोल्ड कैफ़े एक पॉपुलर टूरिस्ट बार था जो कोलाबा कॉजवे पर था। ये विश्वास नांगरे पाटिल के जोन 1 के बाहर था, इसीलिए उन्होंने कोलाबा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक विश्वास राव को संपर्क किया। लियोपोल्ड कैफ़े के मालिकों को सतर्क कर दिया गया। 11 अगस्त को विश्वास नांगरे पाटिल और म्युनिसिपल अधिकारियों ने कैफ़े के सामने वाले फुटपाथ से हॉकर्स यानी फेरी वालों को हटाने का अभियान शुरू किया। 24 सितंबर 2008 को आईबी ने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनामी रॉय को सूचित किया कि एलईटी यानी लश्कर-ए-तौयबा मुंबई पर हमले करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। पॉसिबल टारगेट्स की लिस्ट में शामिल थे ताजमहल टावर एंड पैलेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सी रॉक, ताज लैंड एंड, JW मैरियट होटल और एरोड्रोम सबर्बन मुंबई। यह अलर्ट अगले दिन पुलिस कमिश्नर को दिया गया था। 4 दिन बाद विश्वास नांगरे पाटिल और दीपक विश्वास राव ताज पहुंचे। वहाँ पे वो ताज होटल के जनरल मैनेजर करमवीर कंग, सिक्योरिटी मैनेजर सुनील कुडियाडी और ताज के सारे होटल्स के सिक्योरिटी हेड महावीर सिंह राठौड़ से मिले। ऑफिसर्स ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक लिस्ट तैयार की थी। वो चाहते थे कि ताज के दोनों बिल्डिंग्स के CCTVs एकत्रित किए जाए और उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही गेट खुला रखा जाना चाहिए और उसमें भी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स होने चाहिए। 30 सितंबर को दोनों पुलिस ऑफिसर्स वापस होटल पहुंचे। इस बार उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के बारे में होटल अधिकारियों को विस्तार से बताया, जहां मार्च 1993 के हमले में 84 लोग मारे गए थे। 2 अक्टूबर को विश्वास नांगरे पाटिल ने ताज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 26 स्टेप्स का विवरण किया था। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक विश्वास राव को लिखे हुए एक लेटर में विश्वास नांगरे पाटिल ने ताज की छत पर स्नाइपर्स तैनात करने के लिए और ताज के एंट्रेंस गेट पर पुलिस गार्ड्स तैनात करने का सुझाव दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये होटल का नॉर्थ कोर्ट गेट, जहाँ पे कम सुरक्षा है, उसे बंद कर दिया जाए
क्योंकि वो गेट सीधा होटल के सेंटर में लेके जाता है। 16 अक्टूबर को दीपक विश्वास राव ने विश्वास नांगरे पाटिल को लेटर लिखकर रिपोर्ट किया कि उठाए गए सारे पॉइंट्स पर होटल मैनेजमेंट को निर्देश दिए गए हैं। 13 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने दोनों पुलिस कर्मियों को वापस ले लिया जिन्हें ताज के एंट्रेंस गेट पर तैनात किया गया था। होटल ने भी एडिशनल पुलिस कवर की डिमांड नहीं की। ये एज यूजुअल मुंबई में सब कुछ नॉर्मल था। 30 अक्टूबर को गुजरात के वाडीनार से कंबाइंड ऑपरेशंस रूम ने दिल्ली के सेंट्रल एजेंसियों को एक अलर्ट फ्लैश किया। ये अलर्ट बेहद असामान्य था क्योंकि कंबाइंड ऑपरेशंस रूम, जो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुपिंग था, उन्होंने शायद ही कभी ऐसी चेतावनी जारी की हो। अलर्ट में कहा गया था कि अगले 30 दिनों के भीतर 30 आतंकवादी हमले के लिए सीमा पार करेंगे। इसमें मुंबई का उल्लेख नहीं था, पर इस अलर्ट से देश में कहीं पे भी कोई हलचल नहीं हुई। ये अलर्ट दिल्ली के खुफिया दफ्तरों के चक्रव्यूह के भीतर दब गया था। जिन आतंकवादियों ने 26/11 के हमले किए थे वो तो भारत पहली बार आए थे, तो ये सारे लोकेशन के डिटेल्स और बाकी सारी जानकारी और समुद्र के मार्ग से एंट्री का प्लानिंग किसका था, इस प्लानिंग के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, जानेंगे अगले एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।